Good afternoon to all. Today we are going to discuss about the Economic and Political Weekly Magazine EPW Volume 60, issue number 1st. So far we have discussed 3 to 4 issues, namely 21, 22, 23, 24, 25. Around 4 issues I have discussed. And I am discussing the Volume 60, issue number 1st. Let's start. Moving to the first article. This first article is about the free electricity for handloom weavers. This is the part of geography. This could be the part of GS3 industries. So the main issue in this article is about the free electricity provided to the handloom industries. Basically, handloom industries are mostly based on manual labor and they require the human capital. So the electricity or the subsidies provided for free electricity is basically a vague situation for the government and even the power industry, even the handloom industries. इसका मतलब ये है कि जो जितना रिक्वायरमेंट है हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी का उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है. दैट मीन्स इट इज़ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का तो वेस्टेज से ज़्यादा ये बोलेंगे कि गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है, जो सब्सिडीज दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए हैंडलूम सेक्टर में, वो वेस्टेज है. सी हियर, फर्स्ट ऑल इंडिया हैंडलूम सेंसस 1987 to 88 रिकॉर्डेड 67 लाख हैंडलूम्स और वो आज घट के 35 लाख हो गई है. तो क्या फ़ायदा? वही इलेक्ट्रिसिटी जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं है. इवन द हैंडलूम इंडस्ट्रीज आर रिड्यूसिंग 67 लाख से 35 लाख. एंड कुछ रीजंस हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सभी रीजन्स में हैंडलूम इंडस्ट्रीज बूम कर रही है आज के दिन भी. तो हैंडलूम इंडस्ट्री को कैसे डिफाइन करते हैं? तो हैंडलूम इंडस्ट्री की डेफिनेशन इस प्रकार है. द हैंडलूम रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल फॉर प्रोडक्शन एक्ट 1985 में इसकी डिफिनेशन दी गई है कि जो पावरलूम नहीं है वो हैंडलूम है. हैंडलूम इज डिफाइंड एज अदर देन पावरलूम. जो पावरलूम का मतलब क्या होगा? जो पावर से चलती है, मीन्स उसमें इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. सी हियर, पावरलूम refers to the electrical energy. Power refers to the electrical energy or any other form of energy that is mechanically transmitted and not generated by the human or animal agencies. ये किस में डिफाइन किया गया है? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में. और हैंडलूम के बारे में यह है कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो मैनुअली ऑपरेट होती हैं. तो जब यही बात तमिलनाडु गवर्नमेंट से पूछा गया तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो ये सब्सिडीज दी जा रही है वो जो इलेक्ट्रिसिटी होगा उसके चार्जेस पे करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं. जैसे मान के चलिए 1 महीने में जो बिल आता है वो एनफ नहीं है, बट 2 महीने या फिर 3 महीने में जो बिल आ रही है हैंडलूम में उसके लिए एक सब्सिडी है. बट कितना भी तर्क दे लें, वट एवर लॉजिक्स गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ मनी. और वेस्टेज तो एक मुद्दा हो गया कि वेस्टेज ऑफ बजटरी एक्सपेंडिचर. इससे फिजिकल डिफिसिट का भी मुद्दा आ जाता है. फिजिकल डिफिसिट, ग्रॉस स्टेट फिजिकल डिफिसिट, स्टेट की फिजिकल डिफिसिट आ जाती है. फिर दूसरा मुद्दा आ जाता है करप्शन का. करप्शन ये हो जाता है जैसे कि नाम लिया जाता है कि हैंडलूम को दिया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, बट पावरलूम क्या करते हैं? अपना बिजली बचाने के लिए, अपना खर्चा बचाने के लिए पावरलूम अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं हैंडलूम के जैसे और ये इलेक्ट्रिसिटी फिर यूज़ करते हैं और करप्शन कैरिड आउट होते हैं. तो यही मुद्दा है इसमें, मैक्सिमम चीज़ें यही चीज़ें हैं. तो चलिए हम लोग दूसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल. दिस आर्टिकल इज अबाउट द फाइनेंसिंग द फार्मर, इम्प्रूविंग क्लाइमेट फाइनेंस फॉर फार्मर. बेसिकली वर्ल्ड या फिर ग्लोबली देखा जाए तो एग्रीकल्चर का जो रोल है एंड अलाइड एक्टिविटीज़ का रोल है वो क्लाइमेट में
18% कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट चेंज में। सी हियर, एग्रीकल्चर आल्सो कंट्रीब्यूट टू द क्लाइमेट चेंज accounting for appropriately 18% of the global greenhouse gases। और इंडिया में डिफरेंट मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कि ग्रीन इंडिया मिशन हो गया, NAPCC हो गया, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर भी डिफरेंट सब स्कीम्स हैं, जैसे कि नेशनल मिशन ऑन हिमालयन इकोसिस्टम एंड मैनी अदर्स। जब NAPCC लॉन्च किया गया तो इसमें जो नबार्ड थी वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी, बट देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो हो रहा है एग्रीकल्चर के सेक्टर में बेसिकली क्लाइमेट रेजिलियंट या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो इवेंट हो रहा है वो अभी तक 10% ऑफ द फाइनेंस आ रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, एंड इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। एंड नबार्ड की स्टडी शो करती है कि 10% हाउस होल्ड ही जो है इन्वेस्ट करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। एंड यहाँ पे बात आ जाती है फाइनेंशियल लिटरेसी की, फाइनेंशियल अवेयरनेस की, क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस की। तो इन सारे मुद्दों को गवर्नमेंट को या फिर जो भी सिविल सोसाइटीज़ हैं, NGOs वगैरह हैं, उसको उठाना चाहिए। सिविल सोसाइटीज़ एंड इवन द प्राइवेट सेक्टर्स हैव टू पार्टिसिपेट, ताकि जो क्लाइमेट जो एग्रीकल्चर का रोल है क्लाइमेट चेंज में वो रिड्यूस हो सके। सो दिस वाज द सेकंड आर्टिकल। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। दिस आर्टिकल इज अबाउट द लेगेसी ऑफ अंबेडकर। एंड आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रिसेंट टाइम में अंबेडकर अंबेडकर बहुत ज़्यादा किया जाने लगा है। इवन द रूलिंग पार्टी तो है ही, साथ ही साथ रूलिंग प्लस अपोजिशन दोनों पार्टी जो है अंबेडकर अंबेडकर का नाम जप कर रहे हैं। हर किसी को लग रहा है कि आज अंबेडकर का नाम नहीं लेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो इसी चीज़ को हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने हाईलाइट किया कि द अंबेडकर जो है का नाम लेना एक फैशन ट्रेंड बनते जा रहा है। वाइल सी हियर, होम मिनिस्टर फर्स्ट स्टेटमेंट कैटेगराइजिंग दैट द इनवोकेशन ऑफ अंबेडकर हैज़ बीन बिकमिंग द फैशन। तो ये फैशन नहीं होना चाहिए। बेसिकली आप जिनकी लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं वो एक बहुत बड़े लॉ मेकर्स थे। तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सी अंबेडकर आइडियाज एंड इंडियन डेमोक्रेसी सिंबोलिज्म वर्सेस सब्सटेंसेस। कोर थीम रिलेटेड है अंबेडकर का रोल। अंबेडकर ने क्या रोल प्ले किया है इंडिया की डेमोक्रेसी में? एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टर तो है ही, साथ ही साथ उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट जैसे इक्वलिटी हो गया, लिबरलिज्म हो गया, सोशल जस्टिस की बात सबसे ज़्यादा किसी ने की तो अंबेडकर, क्योंकि वो खुद भी उन चीज़ों को फेस करके आ रहे थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं तो आर्टिकल 32, जिसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है अंबेडकर के द्वारा, तो अंबेडकर जो है एक पब्लिक फिगर कुछ साल में, जैसे कुछ साल जैसे कि 10 साल पहले देखा जाए तो पहले अंबेडकर को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। हालांकि अंबेडकर का नाम था, बट अमंग द लोअर क्लासेस, मतलब लोअर कास्ट जो थे वो सिर्फ देखते थे अंबेडकर को। बट जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई फिर सब अंबेडकर का राग अलापने लगे, बीट द अपोजिशन, बीट द रूलिंग पार्टी, बोथ। So this is all about this article. Moving to the third article. ये आर्टिकल है प्राइस डिस्टॉर्शन इन द ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट। इंडिया में प्राइस कैसे डिस्टॉर्ट किया जाता है, खासकर एग्रीकल्चर सब्सिडीज। पहला तो हो गया कि आप एग्रीकल्चर सब्सिडीज दीजिए, इससे ग्लोबल मार्केट प्राइस जो होगी डाउन होगी। एग्रीकल्चर सब्सिडीज, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर सब्सिडीज। दूसरा है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर मतलब क्या बोलते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट जो है इवेंट, उसको आप लोग सब्सिडाइज करते हैं। कैसे? तो स्टोरेज, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट
ECA एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, आई थिंक 2022 में अमेंड किया गया था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को। तो इससे क्या होता है, FCI वगैरह एक अलग चीज़ है। इससे क्या हो रहा है कि जो प्रोड्यूस हो रहा है, क्रॉप प्रोड्यूस हो रहे हैं गवर्नमेंट क्या करती है, उन चीज़ों को कलेक्ट करती है थ्रू FCI और अपने स्टोरेज में रखती है। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या फिर FCI के स्टोरेज हाउस हैं वहाँ पे रखते हैं। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट जो MSP देती है, तो वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर अन्य प्रकार हैं, जैसे कि टैरिफ लगाते हैं हम लोग। थर्ड है कि टैरिफ वगैरह जो लगाते हैं, टैरिफ बाहर से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आते हैं उस पर जो टैरिफ लगाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स हो गए, वो हो गया। 4-5 तरीके हैं ताकि आप डिस्टॉर्ट कर सकें। यही चीज़ें OECD ने बोला है। एंड OECD ने बोला कि 2 टाइप के एग्रीकल्चर मतलब डिस्टॉर्शन होते हैं, एक तो निगेटिव डिस्टॉर्शन, एक पॉजिटिव। चाइना वगैरह जो है, चाइना हो गया, USA हो गया, यूरोप हो गया, ये सब पॉजिटिव डिस्टॉर्शन करते हैं, जबकि इंडिया जो है निगेटिव डिस्टॉर्शन करती है। इसमें निगेटिव डिस्टॉर्शन में हो गया बजटरी सपोर्ट वगैरह दिया जाता है। हम्म, इससे क्या हो रहा है, इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि जो प्रॉफिट मार्जिन जो हो रही है बाहर के विक्रेताओं द्वारा, बाहर के जो सेलर्स इंडिया में सेल करेंगे उसकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जा रही है। तो पार वार्ड्स AOA जो है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, WTO का जो नॉर्म्स है, WTO का जो नॉर्म्स है, ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसका वायोलेशंस होता है इंडिया के द्वारा। एंड इंडिया मैक्सिमम ऑफ टाइम इसके क्लॉज को यूज़ करती है, जिसमें कि इंडिया बताती है कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट को साइट करते हुए कि इंडिया में हंगर है, पॉवर्टी है। तो इस वजह से इंडिया को NFSA लाना पड़ा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाना पड़ा। फिर PDS सिस्टम जो एग्जिस्ट करती है वो भी है। तो ये पार्ट जो है एम्बर बॉक्स में, ग्रीन बॉक्स में आती है 10% तक। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए 10%, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए 5%। तो वेरियस कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, USA and many other European countries have raised issue against India regarding this. So this is all about this article. Moving to the next. वही चीज़ें दी गई है डेटा। OECD data shows that 75% of the global farm subsidies come from developed nation like EU, USA, Japan, with China leading overall support level. India is in stark producer support, negative producer support. India 20 to 26% देती है। और इससे क्या हो रहा है कि जो डिस्टॉर्टेड ग्लोबल प्राइस है इंडियन फार्मर्स के अर्निंग को भी इफेक्ट करती है। रेस्ट्रिक्टिव एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ डोमेस्टिक प्राइस कंट्रोल फर्दर टाइटन्स फार्मर्स प्रॉफिट मार्जिन। जो फार्मर प्रॉफिट बना सकते हैं विदेशों में अपना प्रोड्यूस बेच के, उसमें कमी आती है। सो इंडियन एग्रीकल्चर रिमेन्स डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट स्कीम अंडरमाइनिंग द कॉम्पिटिटिवनेस को ख़त्म कर दिया गया है, ये कहना है राइटर का। मूविंग टू द थर्ड आर्टिकल, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है GS3 का पार्ट है एग्रीकल्चर WTO सब्सिडीज को आप अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मूविंग टू द वक्त अमेंडमेंट बिल। वक्त अमेंडमेंट बिल जो है ये पार्ट हो सकता है GS1 का सोसाइटी में। रिसेंट जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया था वक्त अमेंडमेंट के रिगार्डिंग, उससे पहले पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ। तो बोला गया कि वक्त अमेंडमेंट जो कि एक एक्स्ट्रावेगेंट पावर देता है वक्त बोर्ड को कि किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं एंड उसको छुड़ाने के लिए ट्रिब्यूनल में आना पड़ेगा। एंड ट्रिब्यूनल में वक्त के मेंबर्स ही हो सकते हैं, वक्त के मेंबर्स सिर्फ मुस्लिम। तो इसी चीज़ को रिमूव किया गया है वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 में, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। कम्युनलिज्म, जो मंदिर या फिर किसी गरीब का लैंड ग्रैब कर लेते थे वक्त अमेंडमेंट के थ्रू,
वक्फ के थ्रू, तो ये सब में कमी आएगी। सी हियर, वक्फ अमेंडमेंट बिल सेंट्रलाइजेशन ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। थीम क्या है? गवर्नेंस ऑन रिलीजियस इंडोमेंट, जीएस पेपर 2, माइनॉरिटी राइट्स सेकुलरिज्म। इसको डीपली समझे तो इट कैन बी द रिलीजियस वायोलेशंस, बट जब इसका मिसयूज हो रहा था तो गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया ताकि इसका जो लीगल वायोलेशंस हो रहा है उसको कैटर किया जा सके। राइट टू एजुकेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र amended the section 12(1)(c) of Right to Education to Free and Compulsory Education Act, whereby all the private schools that have the government schools in the radius of 1 kilometer are not obligated anymore to give admission under the 25% reservation for the economically weaker sections of the disadvantaged group student. Structural flaws at the core, budgetary constraint, administrative issues, political decision, and that अब बोला गया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उस पर जो एक ऑब्लिगेटरी लगा दिया गया था कि 25% आपको रिजर्वेशंस देना है जो वीकर सेक्शंस के बच्चे हैं, अब उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हटा दिया है। रीजन बीइंग की मिसयूज हो जा रहा था और चिल्ड्रंस जो पढ़ रहे थे उसके साथ भी ऑब्वियसली जो फ्री में पढ़ रहे हैं एग्जाम उसके साथ भेदभाव देखने को मिलती है। इवन द कास्टिज्म स्लर आर बीइंग यूज्ड अगेंस्ट दीज चिल्ड्रन, जिससे कि चिल्ड्रन के मन मस्तिष्क पे एक गंदा इफेक्ट पड़ता है एंड ये धीरे धीरे चीज़ें बड़ी होती जाती है। तो इसको हटा के गवर्नमेंट अब चाह रही है कि जो सरकारी एजुकेशन है, सरकारी स्कूल में जो एजुकेशन है, गवर्नमेंट स्कूल में जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए रेदर देन प्राइवेट स्कूल्स को ऑब्लिगेट किया जाए इन चीज़ों को फॉलो किए। और मैंने तो पॉजिटिवली चीज़ों को लिया, बट यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि दिस कुड मार्जिनलाइज चिल्ड्रन फ्रॉम अनप्रिविलेज बैकग्राउंड। दो तरीके होते देखने की, एक तो है कि चिल्ड्रन को आप अच्छे स्कूल में भेज दीजिए, वहाँ पे आप लोगों से कास्टिज्म स्लर सुनिए, अपनी गरीबी का मजाक उड़वाइए। दूसरा होता है कि आप सरकारी स्कूल में हैं, आपको एक अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही, तो ये राइटर जो है निगेटिव तरीका पकड़े हैं कि दिस कुड मार्जिनलाइज चिल्ड्रन फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड। और मेरा कहना है कि अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि सरकारी स्कूल में ही ऐसी एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ लाई जाए ताकि वो जो अनप्रिविलेज बच्चे हैं उसका लाइफ और ज़्यादा इंप्रूव हो सके। तो यही चीज़ यहाँ पे लाया गया है, इक्विटी वर्सेस एफिशिएंसी डिबेट। और ये हो सकता है कि आप एडटेक प्लेटफॉर्म पे जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उसके साथ कोलाबोरेशन कीजिए, सरकारी स्कूल की एजुकेशन को इम्प्रूव कीजिए। सो दिस इज अबाउट ऑल दिस आर्टिकल। रिसेंट जो एएमयू वर्डिक्ट आया है तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि AMU is not a minority institution, एंड कुछ लोगों का क्रिटिक है कि राइट टू एजुकेशन तो इससे फुलफिल हो रहा है, बट जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो उससे इम्पैक्ट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो AMU है पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा पास किया गया है, सो इट विल बी नॉट द पार्ट ऑफ इट विल बी द पार्ट ऑफ it will not be the part of minority institution. See here, autonomy of the minority educational institution. The Supreme Court recent judgment that AMU is not a minority institution under Article 30 reopens a critical constitutional debate. Historically, AMU was protected under 1920 Act and post-independence special provision, but the court decision diminishes its minority status on the basis that it was established by an act of parliament. डेप्थ देखिए कहाँ पे आता है कि आर्टिकल 30 जो है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर्सेस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट एस्टेब्लिश एंटिटीज। इससे पहले भी एक केस आता है स्टीफेंस कॉलेज वर्सेस दिल्ली,
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया था डिफेंस कॉलेज के राइट को, एडमिशन राइट को। एंड एक चीज़ यहाँ पे ये भी आती है कि स्टेट स्टेट क्या होता है, जो भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट से फंडिंग ले रही पार्शियली या फिर total, तो वो स्टेट के अंदर आता है। एंड स्टेट जो है सेक्युलरिज्म को फॉलो करती है। सो सेक्युलरिज्म को फॉलो करने के कारण कोई इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी स्टेटस नहीं होल्ड कर सकती। एक डिबेट तो, एक तो लॉजिक ये भी है। दूसरा लॉजिक सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिया कि पार्लियामेंट्री एक्ट के अनुसार एस्टेब्लिश किया गया है, सो इट इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, रूरल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इकोनॉमी के बारे में कुछ डिस्कस किया गया। GS3 का पार्ट है एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल इकोनॉमी। जैसे देखिए रूरल एरिया में जॉब क्या क्या है, तो एक मोस्टली तो एग्रीकल्चर जॉब ही है, बट उसके अलावा क्या क्या जॉब है, नॉन फार्म जॉब्स इन यूपी जैसे कंस्ट्रक्शन हो गए, पेटी ट्रेड्स हो गए, सर्विसेज हो गए, और इंक्रीजिंग बट रिमेन इनफॉर्मल, लो पेइंग एंड वोलेटाइल। सो इन्हांसमेंट ऑफ स्किल तो जरूरी है ही। एक बार बार बोला जाता है इन्हांस कीजिए स्किल को, स्किल को आप इन्हांस कीजिए स्किल को, ठीक है, बट वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना होगा। अपॉर्चुनिटीज़ जो है क्रिएट करना होगा लोगों के लिए, एक मार्केट क्रिएट करना होगा ताकि ये स्किल यूज़ किया जा सके। शहर में लोग क्यों इतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि शहर में एक वेल बिल्ट मार्केट, बट रूरल एरिया में डिमांड कम है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस कब करेगा, लोगों के पास पैसा आएगा तभी तो घर बनेगा। एंड घर ही बनता है ना, कोई बड़ी बिल्डिंग, ना कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं स्टेब्लिश हो रही है, कोई IT टावर स्टेब्लिश नहीं हो रही, घर बना उसके बाद खत्म। एक मनरेगा MG नरेगा स्कीम से उसमें 100 दिन का रोजगार है, ये है। एंड दीज आर द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट को जो है बहुत और भी सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स डेवलप करने हैं, स्किल के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करना होगा। मेरा तो ये मानना, राइटर का मानना है कि स्किल इंडिया मिशन PMEG को और ज़्यादा अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, वुमेन को एम्पावर करना चाहिए। और मैं एक चीज़ और अपनी तरफ से बोलता हूँ कि सिटीज़ और जो रूरल एरिया है इसके बीच में इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्ट अच्छे से होना चाहिए, बट देर शुड बी सम गैप। ये नहीं कि सिटीज़ रूरल एरिया कन्वर्ट होने सिटीज़ में, नो। आप अच्छे अच्छे शहर में जाइए, अच्छे अच्छे कंट्री में जाइए, जैसे UK हो गया, वहाँ पे रूरल एरिया अलग तरीके से फंक्शन करता है, सिटी अलग तरीके से फंक्शन करती है। एंड एक डिकोरम है सिटी का, एक रूरल एरिया का। इंडिया में क्या है कि हैफेजार्ड ग्रोथ ज़्यादा है, हैफेजार्ड ग्रोथ ज़्यादा है। इससे क्या होता है कि सारी चीज़ अस्त व्यस्त हो जाती है। जब डिजास्टर्स आते हैं, जैसे फ्लड आ गया, तो सिटी देखते हैं कि डूब जाती है। डिजास्टर आ गया या फिर कोई भी इवेंट हो गया, ये कंप्लीटली सिटी को इफेक्ट करती है, हैफेजार्डनेस ज़्यादा है। तो एक बैलेंस होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। सो मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ये पोलोमिक्स मास पब्लिसिटी ऑफ मुस्लिम बिलोंगिंग इन साउथ इंडिया। साउथ इंडियन स्टेट्स लाइक केरला हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सारे स्टेट में जो मुस्लिम्स हैं, तो वो पोलोमिक्स क्या है, तो अपने आप को फोक और मॉडर्निटी के थ्रू अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, ना कि ट्रेडिशनल बिलीफ में बाइंड होकर रह गए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, ज़्यादा नहीं जाऊँगा मैं। गुड सोसाइटीज़ एंड एनिमी। गुड सोसाइटीज़ क्या है, जहाँ पे सेकुलर वैल्यू हो, जहाँ पे लिबरल अप्रोच हो, ट्रेडिशनलिज्म कम हो, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाता हो, बट वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन भी होना चाहिए, पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शन, नॉट द नेगेटिव वन, कि सर्टन नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी डेकोरम मेंटेन होना चाहिए। ये एक्चुअली बुक है, गुड सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। तो इतना डिस्कशन काफ़ी है इसके लिए। वर्ल्ड ऑर्डर जो है आज के ज़माने में क्राइसिस में है, जैसे US ग्लोबल सुपर पावर, सोल सुपर पावर, बट आज देख रहे हैं राइज ऑफ चाइना है, ब्राज़ील है, इंडिया है, रसिया है।
तो मल्टीपोलरिज्म ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सोल सुपर पावर। वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है कि वर्ल्ड पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है shaped by US and Western dominance is undergoing a tectonic shift due to China's rise and the reconfiguration of the global alliance। अब वर्ल्ड कैसे फंक्शन करती है आजकल, तो राइज ऑफ जैसे ब्रिक्स हो गया, बड़ी ग्रुपिंग्स ब्रिक्स हो गई, G7 उतना रिलेवेंट रहा नहीं, G20 एक रीजनल ग्रुपिंग, सार्क हो गया, सार्क तो नहीं आसियान। वर्ल्ड आजकल जो है ग्रुपिंग में फंक्शन कर रही है, यूएन का भी इंपॉर्टेंस उतना रहा नहीं। सो इस वजह से क्या हो रहा है कि एक वर्ल्ड ऑर्डर में शिफ्ट देखने को मिल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन रूरल डिमांड्स एंड रूरल इन्फ्लेशन। रूरल इन्फ्लेशन, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो इन्फ्लेशन हो रहे हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले तो एक डिमांड की कमी भी है रूरल एरिया में। इसमें डिस्कस किया गया है कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हाई होता है फूड पे, लोअर इनकम बफर और लैक ऑफ एक्सेस टू सब्सिडी। सिटीज में क्या है कि चीज़ों का सब्सिट्यूट है, बट रूरल एरिया में सब्सिट्यूट कम मिलता है। तो स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट है कि फूड प्राइस शॉक मिलता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट हाई होती है, इरेगुलर इनकम्स, मॉनेटरी टाइटनिंग, रेपो रेट हाइक्स often affect the supply side constant. So this is all about this article. जब हम लोग डेवोल्यूशन देखते हैं फाइनेंस कमीशन का, उसमें एक फॉरेस्ट का भी इम्पैक्ट आता है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। since the since the 12th finance commission award to the state, the forest conservation has been made based on the forest area justified by the global public good that forests represent. However, the use of forest area as a proxy for conservation cost is problematic. The expense related to operating a forest department do not correlate well with the forest area. The opportunity cost argument fails as compensatory forest effort provide adequate resource, often resulting in more area afforested than diverted. Furthermore, the cost disability linked to the forest area does not increase in the proportion itself. Therefore, the Finance Commission forested area-based award contains significant flaws need to be re-evaluated. बोला जा रहा है कि फाइनेंस कमीशन में जो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी वाला जो पॉइंट मेंशन किया गया जिसके अंडर की फाइनेंशियल डिवॉल्यूशन होता है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पाता है, क्योंकि फॉरेस्ट तो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। कोई भी स्टेट फॉरेस्ट को दिखा सकता है कि हाँ बड़ा है। हालांकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI की रिपोर्ट आती है, बट गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो ज़मीन है उसको फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर सकती है, डीम्ड फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर सकती है। तो जिसकी वजह से है एक फ्लॉज बना हुआ है कि बजट पाने के चक्कर में स्टेट गवर्नमेंट, बजट से फंड पाने के चक्कर में स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी एरिया को फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट फॉरेस्टेड। सो दिस इज ऑल अबाउट my lecture. If you like my initiative, please subscribe this channel, like, comment, and if you want to share it, because कहीं पे भी पूरे YouTube में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि EPW पे इतने अच्छे डिस्कशंस किए जा रहे हैं। एंड दीज आर नॉट सच थिंग्स कि आपको किसी चीज़ का चार्ज लिया जा रहा है, इससे आपको फ्री में ये सारे डिस्कशंस देखने को मिल रहे हैं। एंड प्लीज़ गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। थैंक यू फॉर दिस।